Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। आज जो वीडियो होने वाली है ये मॉक नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले हमने 7 वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एसएससी सीजीएल 2024 की जो टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिनको लगता है कि टायर 1 के अंदर उनका एक्सपेक्टेशन 130 प्लस है, मतलब 130 टू 140 मार्क्स अगर आपको लग रहा है कि मेरा एक्सपेक्टेड इतना आ जाएगा तो उनके लिए वीडियो बनी है। क्योंकि अगर कट ऑफ देखो इसके आसपास ही जाएगी, 5 पर ऊपर नीचे हो सकती % नंबर, बट कट ऑफ इतनी ही जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतने नंबर आ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ऐसे भी अगर टायर 1 की तैयारी करो या कोई भी एसएससी की तैयारी करो जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या थोड़े से टायर 2 के अंदर क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या है कि एज कम्पेयर टू टायर 1 थोड़े से लेवल थोड़ा उसमें अच्छा होगा। ठीक है, इससे पहले हमने 210 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 7 वीडियो के अंदर। और मैथ्स का इसलिए 30-30 क्वेश्चन का ब्रेक है बिकॉज जो हमारे पास टायर 2 के जो एग्जाम होता है उसके अंदर सेक्शन ए, उस पर 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो होता है रीजनिंग, एक होता है मैथमेटिक्स। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन। तो एक एक वीडियो में आपको क्या करता हूँ, एक एक मॉक टेस्ट के 30-30 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अब आपको देखो वीडियो में क्या देखना, ऐसा नहीं देखना कि सर आप फास्ट धीरे करा रहे हो तेज करा रहे हो, आपको ये चीज़ देखनी है कि मैं कर किस तरह से रहा हूँ। मतलब मेरी सोचने की जो एक तरह से कह सकता हूँ कि जो थिंकिंग, जो मतलब कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे उसको टैकल करते हैं और कैसे उसको क्रैक करते हैं, ये चीज़ आपको सीखनी है। ठीक है, तो बस यही है कि आज जो क्वेश्चन करेंगे 211 से 240 के बीच में करेंगे। ठीक है, और ये जो एग्जाम जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये नीचे खूब सारे एग्जाम्स लिखे हैं, यहाँ सब एग्जाम्स के अंदर अगर आप तैयारी करो किसी भी तो उन सब के अंदर ये पहले हेल्पफुल रहेगा। भले आप सीडीएस हो, एफकेट हो, एनडीए हो, सीएसआई नेट या आरएस के जो 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के उसमें हो, या एसआई हो, पटवारी हो, एसबीआई बैंक पीओ कर रहे हो, आईबीपीएस जो भी है। ठीक है, इस सब की जो पीडीएफ है ना, तो सब ये मुझे पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो देखो टेलीग्राम ग्रुप में जाओ और यहाँ पर ये सर्च कर लो। अगर आप सिर्फ टेलीग्राम ऐप चला रहे हो तो वीके स्क्वायर एसएससी सर्च कर लो, और नहीं अगर नहीं हो पा रहा है तो आप क्या जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाके मैं देख लेना, वहाँ पर मैंने एक लिंक डाला होगा, उस लिंक से आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा। तो मेरे बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है, तो अब क्या करते हैं आगे हमारा फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज कैलकुलेटेड एज 20. It is discovered later that while calculating the average, one number, namely 35, was wrongly read as 11. Find the correct average. कहना का मतलब है कि 12 नंबर है, उनका औसत 20 है। ठीक है, और जब हमने कैलकुलेट किया तब ध्यान पड़ा कि एक नंबर जिसको हम 35, उसको हमने 11 मान के गलत से प्लस कर दिया, मतलब 35 को हमने 11 मान लिया। तो बेसिक चीज़ ये है कि हमने 35 को क्या मान लिया, 11। ठीक है, तो अगर हिंदी में पढ़े तो 12 संख्याओं के औसत की गणना 20 के रूप में हो जाती है। यह बाद में पता चलता है कि औसत की गणना करते समय 35 नामक एक संख्या को गलत तरीके से 11 के रूप में पढ़ा गया। तो हमको ओरिजिनल जो सही जो औसत होगा वो हमको पता करना है। सिंपल। अब देखो क्या करेंगे कि पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टोटल में निकालूंगा कि टोटल 12 नंबर का कितना सम होता है। ठीक है, तो क्या करूंगा, 12 इंटू 20 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 240। अब 240 के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 11 जो हमने ऐड कर दिया, लेकिन हमको ऐड करना था 35, तो इसमें से मैं 11 माइनस करूंगा और इसमें मैं 35 प्लस करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो इन दोनों का 24, 24 को 240 में ऐड करूंगा तो 264 हो जाएगा। अब 264 हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिनल क्वांटिटी, जिसके अंदर 35 को हमने इंक्लूड किया और 11 को मैंने हटा दिया। ठीक है, तो करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगा कि 264 अपॉन के अंदर टोटल नंबर कितने हैं 12, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 22। तो मतलब ओरिजिनल जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कहने का मतलब एवरेज ऑफ ओरिजिनल जो 35 है वो हो जाएगा 22। और अगर नहीं था 11 था तो हमारे पास 220 था, तो हमने इस टाइप से सॉल्यूशन कर लिया। ऐसा भी कर सकते हो, फटाफट कैसे भी करो आपका सॉल्यूशन। देखो ऐसा सिस्टम है कि अगर मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताऊं तो जो नया वाला टर्म जो हमको रखना था और जो एरर था उनका डिफरेंस निकालेंगे 24, इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म से, कितनी हमारे पास 2, तो पहला कितना था 20, तो 20 के अंदर ये 2 को ऐड करूंगा। तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, जैसा आपको लगे अच्छा वैसा आप सॉल्यूशन इसका कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या लिखा हो पहले ये देखते हैं। द प्राइस ऑफ एक्स वेराइटी ऑफ राइस इज 6.95, मतलब एक्स वेराइटी के चावल है, इनकी प्राइस है 6.95 पर किलो। ठीक है, और दूसरा वाई वेराइटी ऑफ राइस है, मतलब दूसरा वाई वेराइटी ऑफ चावल है जिसकी रेट है 5.95 पर किलो। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ एक्स वेराइटी ऑफ राइस एंड वाई वेराइटी ऑफ राइस
इन विच इट मिक्स इज 3:7, मतलब 3:7 के अंदर मैंने इसको मिक्स कर दिया, मतलब इसका मैंने 3 गुना और इसका मैंने 7 गुना मिक्स कर दिया। तो हमको पता करना है कि नई जो प्राइस आया उसका क्या प्राइस हो जाएगा। तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए कि अगर मैं मान लेता हूँ कि 3 किलो मैंने एक्स प्राइस यूज़ कर दी, तो 3 किलो यूज़ कर 3 इंटू 6.95 टोटल पैसा होगा। फिर बाद में मैंने वाई वाला 7 किलो ऐड कर दिया, तो 7 इंटू 5.95 हो जाएगा। ठीक है, अब जो टोटल चीज़ आएगी ना उसको मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरे पास टोटल हमारे पास पर किलो क्या आ जाए। तो देखो टोटल कितने हो जाएंगे क्वांटिटी, 3 + 7 10। तो मैं इसको क्या करूँगा, 10 से डिवाइड करूँगा बस। तो पहले ऊपर वाला मुझे मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। तो 3 5 15, 3 9 27, 28, 3 6 18, ये आ जाएगा 20.85 प्लस के अंदर 7 5 35, 7 9 50 63 66 और 7 5 कितना आ जाएगा 35, 35 में आ जाएगा 41 अपॉन में आ जाएगा 10। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 5 0 ऊपर 1 आ जाएगा, तो दिस इज 5, फिर ऊपर 1 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये अपॉन 10 करेंगे तो 6.25 पर केजी इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है? यस एब्सोल्युटली। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। ठीक है, तो अगर हिंदी में भी क्वेश्चन देखे तो एक्स किस्म के चावल की कीमत 6.95 प्रति किलोग्राम है और वाई किस्म के चावल की कीमत 5.95 प्रति किलोग्राम। यदि एक्स किस्म के चावल और वाई किस्म के चावल अनुपात 3:7 के रेशियो में मिश्रित चावल का मूल्य बताएं। अब मिक्स मतलब मिक्स हुआ चावल का क्या मूल्य बनेगा, वो हमको चीज़ निकालनी है। तो देखो हिंदी मैंने इसलिए डाला यहाँ पर कि कुछ कमेंट आए थे कि सर आप बाईलिंगुअल पढ़ाइए, तो मैंने वो चीज़ कंप्लीट कर दी है। देखो एक्चुअली में ऐसा दिक्कत होती है मेरे को कि अभी देखो टीम में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो जो क्वेश्चन बनाना होता है ना, थोड़ा काम बढ़ जाता है अगर हिंदी का पढ़ा तो, क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा ईजी तरीके से बन सकता है, इंग्लिश में तो हिंदी में पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, अब आपने बोला है तो मैं काम करूँगा। ठीक है, मेरी कोशिश तो रहेगी पूरी, बट देखो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, बस आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की क्वालिटीज़ देखो। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन मतलब 213 वाला। A boat travels a distance of 78 kilometers in downstream and it travels a distance of 56 kilometers in upstream. ठीक है, if the speed of the boat is in still water 20 kilometer per hour and speed of the current is 6 kilometer per hour, तो find the time taken the boat to travel the total distance। मतलब एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में 78 मतलब 78 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मतलब अनुकूल दिशा मतलब क्या होता है, उसी दिशा के अंदर। तो यहां पर मैं इसको x मानता हूं, x का मतलब क्या होता है u + v। u क्या होता है कि पानी की मतलब स्थिर पानी की स्पीड, और v क्या होता है जो पानी की स्पीड होती है वो होती है। ठीक है, ये कितना ट्रैवल कर रहा है 78 किलोमीटर। ठीक है, और यहां पर लगेगा टाइम। फिर बाद में बोल रहा है कि और यहां यह धारा के प्रतिकूल दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 56 किलोमीटर मतलब 56 किलोमीटर इसका टाइम 2, और प्रतिकूल मतलब अपोजिट, तो अपोजिट को y बोलते हैं, मतलब u में से v माइनस। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आगे क्या दिया हुआ है कि यदि स्थिर जल की नाव की गति 20 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर u की वैल्यू 20 है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट 26 अपॉन 26 ही आएगा, सिर्फ 26 ही करते हैं अभी, और यहाँ आ जाएगा कितना 14। तो देखो यहां से क्या बनेगा और यहां से क्या बनेगा, यहां से देखो 78 अपॉन T1 इज इक्वल टू 26। तो यहां से समय कितना निकलेगा हमको 3 गुना मतलब 3 आवर। फिर यहां पर कितना निकलेगा देखो 56, इसके ऊपर कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा T2। तो यहां से समय दूसरा कितना निकल जाएगा हमारे पास 4 घंटे। हमको पूछा क्या गया है कि नाव द्वारा कुल दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल टाइम पता करना है कि कितना लगता है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों में जाने पर। तो डाउन स्ट्रीम जाने में तो 3 घंटे लगेगा, अपस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगेगा, तो टोटल समय कितना लगेगा 7 घंटे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। ठीक है, इस तरीके से हम इजी तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी था, बट एक्सप्लेनेशन टाइम लगा। देखो इसलिए मैं बैठता तो वीडियो के अंदर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फटाफट करना। अगला क्वेश्चन करते हैं कि देखो अमिताभ, शत्रु एंड शशि प्रोड्यूस अ मूवी इन पार्टनरशिप एंड इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन रेशियो दिस। मतलब अमिताभ, शत्रु और साक्षी साझेदारी के एक फिल्म का निर्माण करते हैं और अपनी पूंजी के निवेश में इतने बट्टे के अनुपात में करते हैं। मतलब कि मैं मान लेता हूं अमिताभ, ये हो गया शत्रु और ये हो गया हमारे पास शशि। ठीक है, अमिताभ ने लगाया 1/2, इसने लगाया 1/3, इसने लगाया 1/4। तो देखो इस रेशियो को मुझे ऊपर लाना है, मतलब रेशियो हटाना है, मतलब अपॉन वाला जो फ्रैक्शन हटाना है। तो पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से।
तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ आ जाएगा 3। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इफ अमिताभ विड्रॉज हाफ ऑफ इस कैपिटल आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब कि यदि अमिताभ 2 माह के महीने के बाद में अपनी आधी पूंजी निकाल देता है। तो देखो ये 6 जो है ना, इसने कितना लगाया, 2 महीने तक तो लगाया अमिताभ ने, लेकिन बाद में क्या आधी निकाल देता है, तो 6 का कितना हो जाएगा 3। फिर बाद में पता क्या किया है कि देन आफ्टर 10 मंथ्स द प्रॉफिट इज दिस, मतलब इस 2 महीने के बाद में 10 मंथ, मतलब ये 3 जो बचे ना आधी, ये 10 महीने चलेगी। और शत्रु की बात करें तो ये भी पूरा 12 महीने काम करेगा, और ये जो शशि है वो भी 12 महीने काम करेगी। ठीक है, तो इस चीज को हमको प्लस करना है, तो 6 हो जाए 12, 12 प्लस 30 कितना हो जाएगा 42, यहाँ आ जाएगा 48 और यहाँ आ जाएगा 36। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड होता ही नहीं होता, तो देखो 6 से हो सकता है 7 टाइम, 8 टाइम, 6 टाइम, तो हमारा जो नया रेशियो कितना बनेगा 7:8:6। ठीक है, अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ 378, तो इन सबको ऐड करूंगा तो 378 के बराबर आएगा, तो मुझे एक्स निकल जाएगा। हमको पूछा गया है कि शत्रु का शेयर कितना है, तो शत्रु देखो कौन सा वाला, बीच वाला। ठीक है, अपॉन में टोटल शेयर देखो प्लस करूंगा तो 8 प्लस ये हो जाएगा 21, देखो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 7 21, इनटू हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है 7 378। अब यहाँ कुछ नहीं करना है मुझे, इसको एक तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है कि मैं अगर डिवाइड करूँ तो एटलीस्ट मैं 7 से कर लेता हूँ, 5 4, दिस इज 3, दिस इज 1 8। अब 18 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 8 जा 144, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्यूशन करना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो और ढंग से इसका सॉल्यूशन कर लो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है, एक डायग्राम हमको दिया हुआ है, वो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। तो देखो एक हमारे पास डायग्राम इसका दिया हुआ है। अब देखो हमको पूछा क्या गया है कि इन द गिवन डायग्राम ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, मतलब दिए गए आरेख में यदि ए बी पैरेलल है सी से, सी डी पैरेलल है ई एफ से, तो दिए गए विकल्पों में सत्य कौन सा, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्या हमको सिमिलर ट्राइंगल्स वाला प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कैसे, मैं बात करूंगा किसकी, पहले ट्राइंगल की बात करूंगा ए बी एफ, एंड दूसरे ट्राइंगल की बात करूंगा कौन सा, सी डी एफ। ठीक है, तो 2 ट्राइंगल की बात करूंगा। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल की जब बात करते हैं तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ा जो नीचे वाला है बी एफ। ठीक है, तो बी एफ ऐसा करता हूँ मैं, बी एफ को पहले नीचे रखता हूँ। मैं पहले बात करता हूँ छोटे ट्राइंगल की, सी डी एफ, इसमें देखो मैं डी एफ बात करूंगा, तो डी एफ अपॉन में बड़ा वाला बी एफ, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू सिंपल सा चीज़ है कि जो छोटा वाला है, छोटा वाला में जो हमारे पास सी डी है वो कितना है हमारे पास, मतलब सी डी अपॉन में ए बी के बराबर। तो सी डी कितना हमारे पास यहाँ पर बी है और ये हमारे पास हो गया ए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा। फिर हम ट्राइंगल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिया ये वाला ट्राइंगल लिया, अब मैं ऐसा वाला ट्राइंगल भी लूंगा। ऐसा वाला लूंगा तो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल रह जाएगा, देखो छोटा वाला रहेगा बी सी डी और बड़ा वाला रहेगा कौन सा हमारे पास, ई बी एफ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल का लूंगा। तो इसमें भी क्या करूंगा, पहले हमारे पास छोटा वाला लूंगा, तो छोटे वाली चीज़ कौन सी हो जाएगी, बी डी अपॉन में बड़ी वाली चीज़ हो जाएगी बी एफ, नीचे नीचे वाली। फिर साइड वाली वो किसके बराबर होगी कि छोटे वाले का हमारे पास सी डी अपॉन के अंदर ई एफ जो कि बड़े वाला का है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी अपॉन सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। तो जब यहाँ पर देखो एल एच एस में तो ऐड करूँगा तो डी एफ प्लस बी डी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बी एफ। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी। ठीक है, अब ये वाली चीज़ क्या होगी, देखो ये डी एफ प्लस बी डी वैल्यू कितनी होती है, बी एफ ही होती है, नीचे बी एफ है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो 1 इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे मैं बी कॉमन ले लूंगा आरएचएस में, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। तो क्या ये इक्वेशन हमको कहीं पे दिख रही है ऑप्शन के अंदर, तो 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस सी। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो यहाँ पर यस, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें ये 1 ए को इधर लेके चला गया, माइनस में बना दिया। ठीक है ना, तो एक तरह से हमको ये रिलेशन मिल गया। तो यहाँ पर क्या देखो, सिमिलर ट्राइंगल्स का जो रेशियो होता है वो हमने यहाँ पर, कॉन्सेप्ट होता है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वीडियो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी सी लंबी होगी, बिकॉज मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ आपको। आपका बस एक ही काम है कि इस वीडियो को क्या है, पूरी कंप्लीट देखो, आप स्किप मत करो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, देखो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया, भाई पाइप वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 पाइप्स कैन फिल अ सर्टेन इन 3.9 आवर्स एंड 5.2 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब 2 पाइप है, मान लेता हूँ ए, ये 3.9 घंटे में बढ़ लेता है और दूसरा 5.2 घंटे में बढ़ लेता है। वेल थर्ड पाइप कैन एम्प्टी अ सर्टेन इन
10 आवर्स। तो तीसरा जो पाइप है ये खाली कर देता है 10.4 घंटे में। तो कहने का मतलब है दो पाइप एक टंकी को क्रमश 3.9 घंटे में एवं 5.9 घंटे में पूरा भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 10.4 घंटे में उस टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे वाला पढ़ने से पहले मुझे ध्यान पड़ गया कि तीन चीज़ों की बात करें तो तीनों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। अब इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए पहले मैं पॉइंटों को रिलीव कर देता हूँ। पॉइंटों को रिलीव करने से मुझे क्या निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा। अब 39 का मतलब कितना होता है, देखो 13 इंटू 3। फिर 52 का मतलब कितना होता है, 13 इंटू 4। देखो 4 से करेंगे तो सही यही चीज़ होगी। और लास्ट में 104 है तो ये हो जाएगा 13 इंटू 9। ठीक है, तो 39 नहीं, सॉरी 13 इंटू 8। अब देखो यहाँ पर 13 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो एलसीएम में 13 तो लाऊंगा और इन तीनों का जो एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3। तो हमारे पास अगर मैं एलसीएम निकालूं तो वो एलसीएम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, ये हो जाएगा हमारे पास टाइम। तो वर्क मैं निकालूंगा तो 13 को मैं 3 से करूंगा 30। अभी मैं ऐसे रख देता हूँ, उसको मैं सॉल्व नहीं करता, ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मुझे पता है कि इनका पॉइंट है तो पॉइंट में तो डेफिनेटली रहेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा सकता हूँ। मतलब कैसे, ये चलो मैं 1.3 कर लेता हूँ क्योंकि पॉइंट सबके अंदर है, तो पॉइंट तो मुझे करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ठीक है, अब आगे देखो क्या करते हैं, मुझे यहाँ पर निकालना है इनकी सबकी एफिशिएंसी। तो 3.9 मतलब एक ही एफिशिएंसी की थी, इसको डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो नीचे 0.3 आ जाएगा, 0.3 करेंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा, तो 0.8 हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर हमारे पास, 0.8। यहाँ पर 0.5 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा 6। ठीक है, फिर बाद में नीचे करेंगे हम यहाँ पर इसको करेंगे तो देखो 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.3। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी। बट ये याद रखना एफिशिएंसी ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। क्योंकि नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो चीज़ खाली कर रही है, भर नहीं रही है। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हेन द टैंक 1/12 इज फुल, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ लॉन्ग विल द टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। मतलब 1/12 टैंक हमने भर दिया। ठीक है, अब बोल रहे कि उसके बाद में कितना टाइम लगेगा कि टैंक को पूरा भर दे, तो हमारे पास कितना होगा, 11/12 इतना टैंक भरना पड़ेगा। तो अब टैंक कितना बचा, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, मतलब काम वो काम ही हो जाता है, ये हमारे पास कैपेसिटी है। अब इसका हमारे पास कितना बाकी पड़ा है, 11/12, ये करेंगे 2 टाइम, तो हमारे पास टोटल अब कितना बचा, 22 इंटू 1.3। ठीक है, अब इसके बाद में हम तीनों का एडिशन कर देंगे। कैसे एडिशन करेंगे कि ये वाली चीज़ों का एडिशन कर देंगे, करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, मतलब 8 और 6 प्लस करूंगा पॉइंट में तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 8 + 6 1.4, और 1.4 के अंदर 0.3 माइनस करूंगा तो 1.1 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 11 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। ठीक है, तो 26 तक को आवर नहीं आएगा, ये आएगा 2.6 आवर आ जाएगा। कितना आएगा, 2.6 आवर। क्यों आएगा, अब इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर क्या पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, नीड मतलब नीचे जो 1.1 लगे है ना, इसकी लगाने की मतलब ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो मैंने किया ना कि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास इतनी ही आएगी। ठीक है ना, ये डेफिनेटली 9s में होगी और ये हमारे पास प्लस में होगी। ठीक है, ठीक है, तो नीचे 11 आ जाएगा, 11 को डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 2.6। अब 2.6 का मतलब क्या होता है कि 2 घंटे, और 6 मतलब क्या होता है, देखो 0.6 डाला हुआ है, तो 0.6 को अगर आप यहाँ पर नीचे 60 कर दोगे तो कितना दिखेगा आपको, यहाँ पर 36 मिनट दिखेगा। भाई सिंपल सा चीज़ है, 6 गुना कितना हो जाएगा, 36 ही होगा। तो दिस इज व्हाट, 36 मिनट्स। तो 2 आवर्स 36 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ करना आना चाहिए, अगर नहीं हो पाएगा तो आप थोड़ा सा इसमें लटक जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया कि एलसीएम बताओ इन तीनों का एलसीएम क्या है। तो देखो एलसीएम क्या होता है कि सबके अंदर कोई चीज़ कॉमन आती है, वो चीज़ कॉमन ले लो, उसके बाद में जो चीज़ अलग बच रही है उसको 7 में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 के बाद 7, 3 के बाद 7, 3 के बाद 7, 3 के बाद 7 यहाँ से निकला, 3 के बाद 7 यहाँ निकल रहा है, और 3 के बाद 5 यहाँ, 3 के बाद 7 इंटू 3 की पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर 7 तो कॉमन लेना ही है, उसके बाद में 3 की पावर 10 लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ 5 है तो 5 यहाँ पर भी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। तो 3 की पावर 17 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा है, इलेक्शन वाला पूछा गया है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 15% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 10% ऑफ वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कहने का मतलब दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया।
मतलब टोटल मैं मानता हूं अगर 100% है, ठीक है, उसमें बोल रहे हैं कि 15 जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो 15% वोट नहीं दिया तो 85% लोगों ने तो वोट दिया, ठीक है। फिर बाद में 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 85% लोगों ने दिया, इसमें से 10% लोगों ने 85% का क्या हुआ, वो इनवैलिड बोल दिया गया, तो बच्चे कितने वैलिड, 90% ऑफ 85% ऑफ एक्स, ठीक है, ये मैं एक्स मानता हूं। आगे बोला गया द विनिंग कैंडिडेट गॉट 8262 वोट्स विच इज 72% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, मतलब कि विजयी जो उम्मीदवार है उसको 8262 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 72% है, मतलब टोटल वैलिड कितने हमारे पास ये है इसका 72%, तो 72% ऑफ 90% ऑफ 85% ऑफ x इज इक्वल टू 8262, ये इक्वेशन बनेगी, तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकल जाएगी, तो 8262 इंटू 100 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहां पर नीचे आ जाएगा कितना 72, फिर आ जाएगा यहाँ पर 90, यहाँ आ जाएगा 85, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। अब डिवाइड करना तो आसान ही है ना वैसे हिसाब से देखा जाए तो। अब देखो यहाँ पर एक चीज का कैच है, मतलब थोड़ी सी अलग चीज है। क्वेश्चन क्या पूछा पहले देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट हमको पता करना है। अब जो ये मैं एक्स निकाल रहा हूँ, ये एक्स क्या निकाल रहा हूँ, सारे वोट निकाल रहा हूँ, मुझे वो निकालने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत। तो ये 1985 जो मैंने किया ना, ये भी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट है ना, उसको मैं मान लेता हूँ के, ठीक है, बस इसके की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितनी आ जाएगी 8262 इंटू 100 अपॉन के अंदर 72, बस इतना ही करता हूँ। अब इसको मुझे डिवाइड कर लेना है, तो ये हमारे पास कितना आएगा 25, 4 से करूंगा तो एक टाइम आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 18 को मैं इससे करूंगा तो देखो कितना करूंगा, मैं करूंगा एटलीस्ट, अगर मैं इसको, चलो मैं 3 से कर लेता हूँ, 6 टाइम, दिस इज 2 टाइम, 27 टाइम आएगा, 16 की जगह 5 टाइम आ जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा, फिर 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास 24 विच इज़ 4 टाइम, 35 की जगह आ जाएगा 5 टाइम, ठीक है, 30 और ये आ जाएगा 9 टाइम, बस 25 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11,475, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11,475, ठीक है ना। समझ में आया आपको कैसे किया, ये जो मैंने 100 का प्रतिशत निकाला, तो ये तो एक्स टोटल वोट्स है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है, तो वो वाला मेथड लगाते हैं जो मैंने 85 90 वाला किया था। अब क्वेश्चन ये पूछा है वैलिड वोट कितने हैं, तो मान लेता हूँ वैलिड वोट एक्स है या के मान लेता हूँ, और उसी का मुझे 75% दिया हुआ है, तो मैं उससे क्या निकाल दूँ, टोटल वैलिड वोट निकाल दूंगा, सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लिकेट नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसा लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल बनाया हुआ है कि पी क्यू आर ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर में, जिसमें क्यू आर प्रोड्यूस टू टी, मतलब जो क्यू आर की साइड है वो टी तक मैंने आगे खींच लिया, एंड साइड पी क्यू इज प्रोड्यूस टू एक्स, मतलब पी क्यू की जो साइड है वो मैंने एक्स तक आगे बढ़ा ली। अब बाकी एंगल दिए में, तो मैं पहले क्या बनाता हूँ, ट्राइंगल बनाता हूँ। ये मैंने बनाया ट्राइंगल, ये बनाया पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। ये बोल रहा है कि क्यू आर है ना, मतलब भुजा क्यू आर को एक बिंदु टी तक बढ़ाया जाता है, तो क्यू आर को टी तक बढ़ाया जाता है, तो यहां से टी तक बढ़ा दिया। फिर बोला कि जो पी क्यू है उसको एक्स तक बढ़ाया जाता है, तो पी क्यू को मैंने यहाँ पर ये मैंने बोला एक्स तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ, पी आर टी का एंगल दिया हुआ है, तो पी आर टी मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है 136, और आर क्यू एक्स मतलब आर क्यू एक्स, ये वाला जो एंगल दिया हुआ हमको कितना दिया हुआ 104। हमको पता करना है कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, मतलब पी का पूरा कोण क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जब भी क्वेश्चन लिखा आ जाए तो उसको 90 में से माइनस कर दो, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी का मतलब कितना हो जाएगा 90 माइनस पी। तो इससे पहले मुझे पी पता करना पड़ेगा, तो पी का वैल्यू क्या आएगी। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं। कैसे, मुझे पता है ये लाइन होती है, तो इसमें इसका सबका सम कितना होता है 180, 180 में से 104 अगर मैं माइनस करूं, भाई सिंपल सा चीज है, तो कितना आएगा 76, तो ये कितना हो जाएगा 76। यहाँ पर देखो इसका भी लाइन का कितना होता है 180, तो 180 में से 36 माइनस कर दूंगा तो कितना वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब सिंपल सा चीज है, ये तो 36 तो माइनस करना ही पड़ेगा अपन को, तो ये आ जाएगा 44, ठीक है। तो अभी देखो इस पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर दो एंगल हमको मिल गए हैं, तो तीसरा एंगल निकालना आसान है। तो तीसरा एंगल कैसे निकलेगा, देखो 76 प्लस
44 प्लस जो एंगल हमको पी निकालना वो, इन सब का सम कितना होता है 180। तो पी के अंदर 180 में से कितना माइनस करेंगे 0, ऊपर 1 डालेंगे तो 120। तो पी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब पी अगर 60 डिग्री आएगा तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी कितना हो जाएगा 90 में से 60 माइनस, तो 30 डिग्री इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। आप जल्दबाजी में पी निकाल के 60 आंसर मत डाल के आ जाना। क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक कोण का ज्ञात करना है। तो पूरक कोण क्या होता है 90 में से माइनस करना। अगर यहाँ सप्लीमेंट लिखा होता है तो क्या होता है 180 में से माइनस। देखो ये चीज होती है, बारीक से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आएगा आंसर, नहीं तो आपके अपने खुद के क्वेश्चन के ट्रैप में फंसते जाओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो आज का 10वां क्वेश्चन है। अब देखो एक इक्वेशन दी हुई हमको, क्या दिया हुआ है कि हमको x की वैल्यू दी हुई है, एक y की वैल्यू दी हुई है, हमको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सा चीज है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हो तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, इससे ये कट, हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। सिंपल सा चीज है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। सीधी सीधी प्रॉपर्टी है ये तो। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि राम बोरोज अ सम ऑफ ₹30,000 एट 25% प्रॉफिट, 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि रमन 30,000 रुपए की एक धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, मतलब वो उधार लेता है। ठीक है, तो राम उधार ले रहा है कितना 30,000 25% के साथ, देन लेंड इट टू राघव एट 40%, और बाद में उसी को मतलब किसी और को उधार दे देता है। मतलब खुद पहले खुद ने उधार लिया 30,000 का, और उसी ने जो उसी मतलब 30,000 को राघव को उधार दे दिया 40%, मतलब 40% की कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और वो भी हाफ ईयरली 1 साल के लिए। हमको पता करना है कि राघव को कितना लॉस या गेन हुआ 1 साल के बाद में। अब सिंपल सा चीज है कि अगर रमन 30,000 रुपये 25% पे 1 साल के लिए लेता है तो इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज है, 25 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई तो 7,500 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसने रमन ने इसी चीज को राघव को 40% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली पे दे दिया। तो मैं मान लेता हूं कि इसने राघव को दे दिया। ठीक है, तो राघव को कितना दिया यही 30,000। ठीक है, अब 30,000 पे मैं बोल रहा हूँ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है 6 महीने। तो दो जो हमारे पास परसेंटेज लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। मतलब जो ब्याज अर्ध वार्षिक लिखा हुआ हमारे पास, तो इसके चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है हमारे पास 40%, वो कितना हो जाएगा 20%। तो इस 30,000 का 20% कितना हो 10%, 3,000, तो 20% हो जाएगा 6,000। ठीक है, दूसरे साल मतलब दूसरी वाल के अंदर मतलब अगले 6 महीने में वापस लगेगा। और इसकी चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, तो इसका भी 20%, तो इसका 10% 600 तो कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज होगी। अब इन सबको मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये 12,000 सॉरी, और यहाँ पर आएगा 1200, ऐड करेंगे तो 0,023 ये, तो यहाँ से तो 75,000 इतना मिल रहा है, और यहाँ पर कितना मिल रहा है ये, मतलब ये हमारे पास दिख रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो इसने राघव को दिया। तो इसको तो देखो इतना देना पड़ रहा है, और इसको यहाँ से इतना मिल रहा है, तो इसको जो माइनस करूंगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही तो इसका प्रॉफिट दिख जाएगा। तो 13,200 में से 7,500 में माइनस करता हूँ, 0,07, और यहाँ पर 12 में से 7, 5,700 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा 5,700 रुपये। अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं समझ में आया तो वापस क्वेश्चन प्रीवियस करके देख लो, बट इतना ढंग से आपको मैंने अच्छी तरह से बताया तो समझ में आ जाना चाहिए। आगे बात करते हैं 222 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो हाईली आपकी मैं कह सकता हूँ कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आपने पढ़ा है 11th क्लास का टॉपिक है, ये अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर फंस जाओगे, डेफिनेटली फंसोगे। क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला है NCR वाला, वो आपको याद होना चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब आपके मन में आ सर फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल का मतलब n की जगह मैंने बोला कि अगर 6 फैक्टोरियल तो इस फैक्टोरियल को तोड़ने के लिए हम क्या लिखेंगे
कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस एनसीआर की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करें तब ध्यान पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से, मतलब बहुत अच्छी प्रकार से फेंटी गई गट्टी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तो देखो 52 जो हमारे पास टोटल 52 हमारे पास क्या है, कार्ड्स है, इसके अंदर से 2 मैं कार्ड निकाल रहा हूँ। हमको ये पता करना है कि मीन नंबर ऑफ किंग्स बताओ, मतलब जो प्रोबेबिलिटी या जो भी कॉम्बिनेशन आएगा तो हमको मीन नंबर ऑफ किंग बताना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 3 कंडीशन करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि पहले कि कोई भी किंग नहीं आएगा, मतलब किंग कितना आएगा, 0। अगर किंग नहीं आएगा, ठीक है, तो देखो मुझे पता है कार्ड 52 के में से 4 कार्ड होते हैं किसके, राजा के, ठीक है ना। जो राजा होता है बादशाह, उसके कितने होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक भी किंग नहीं आएगा, तो हमारे पास किंग नहीं आएगा तो कितने कार्ड बचे, 48। तो इस 48 में से मैं कितने ले रहा हूँ, तो ये हो गया हमारे पास क्या, जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं कि जो हमारे पास टोटल फेवरेबल होती है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ, तो फेवरेबल तो ये हो गई, टोटल नंबर कितना हो गया 52, 52 में से 2 निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका हमको यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या, देखो यहाँ होगा 48 फैक्टोरियल अपॉन के अंदर 48 में से 2 माइनस, मतलब क्योंकि एन कितना हो गया 48, 48 से 2 माइनस कितना होगा 46 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अपॉन के अंदर कितना आ जाएगा 52 फैक्टोरियल, 52 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करना है कि देखो 48 को मैंने क्या बोला था कि इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो 48 को 47 कर सकता हूँ और इसको मैं 46 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 46 का 46 फैक्टोरियल कट जाएगा और 2 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो इस 2 को डिवाइड करूंगा 24 आ जाएगा। अपॉन के अंदर ये 52 को भी मैं ऐसे करूंगा 50, 51 और 50 फैक्टोरियल कर दूंगा। यहाँ 50 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इंटू 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये देखो 50 से 50 कैंसिल, ये 2 से जाएगा 26। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 24 इंटू 47 अपॉन के अंदर 26 इंटू 51, और कट सकता है तो ये 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 100 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 to 1 करके देख लो, 31 जा 13 हो जाएगा। ये ऐसे है कि देखो 12 को मैंने 51 से डिवाइड नहीं किया, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो डिवाइड, अभी यहाँ भी कर सकते हो कि ये 4 टाइम आएगा, नहीं ये 1 टाइम आएगा, नहीं 7 टाइम आएगा, ठीक है। 13 को 7 से करें तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब पहला वाला उसका आंसर आ जाएगा 188 अपॉन में 221, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी। अब इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप अगर देखना है तो प्रीवियस देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहला कंडीशन। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक किंग आएगा, भाई 2 में से एक किंग आ सकता है। तो अगर एक किंग आएगा तो उस किंग की आने की कितनी है, 4 किंग में से एक किंग मल्टीप्लाई बाय, अब बच्चे कितने 48, 48 में से एक आएगा, ये हमारे पास होता है। फिर अपॉन के अंदर 52, वही C2 सेम टू सेम चीज। अब इसका जो सॉल्यूशन कर लेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो मैं नीचे बताता हूँ, ठीक है। 4C1 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। फिर बाद में मल्टीप्लाई में 48 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 47 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, क्योंकि वो लाइन वाला सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ से हमको ध्यान पड़ रहा है कि 4 से 3 करूंगा फैक्टोरियल तो ये कटेगा, यहाँ 47 फैक्टोरियल करूंगा तो 47 कटेगा। नीचे देखो 52 फैक्टोरियल इंटू, तो फैक्टोरियल को मैं करूँगा 51 इंटू 50 फैक्टोरियल करूंगा, नीचे कितना आएगा 50 फैक्टोरियल इंटू 2, ये से ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 26। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ऊपर वाली, जो ऊपर वाली चेक करूंगा तो 4 इंटू 48 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 26 इंटू 51। जो चीज़ कट रही काट लेते तो 1 6 टाइम, 1 टाइम, 7 टाइम, 2 टाइम, 13 टाइम, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में आएगी, तो ये भी वैल्यू आप लिख के रख दो, तो दिस इज वॉट 32 अपॉन 221। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 अपॉन में 221, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब इसके बाद लास्ट हम बात करेंगे कि अगर किंग 2 हो जाए एक साथ, ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ बड़ा हो गया है, देखो एग्जाम में बहुत फास्ट करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट आंसर नहीं है इसका, ठीक है। अगर दोनों ही किंग हो जाए तो 4C2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4C2, क्योंकि ये चीज़ हो जाएगा 52C2, बस इसको सॉल्व करना है। तो 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 माइनस 2 2 होता है और 2 का 2 अलग आ गया। अब यहाँ 4 को मैं क्या करूँगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल करूँगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 6। तो ऊपर तो आ गया 6, नीचे कितना आएगा देखो 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन
52 में से 2 माइनस करूँगा 50 फैक्टर इंटू 2 फैक्टर, 50 से 50 कट, 2 कटेगा 26, तो ये आएगा 26 इंटू 51, तो ये मल्टीप्लीकेशन में कितना हो जाएगा 1 बाय हमारे पास 221। तो तीनों का मैंने अब क्या निकाल दिया, पॉसिबिलिटी निकाल दी। हमको क्या निकालना, मीन नंबर ऑफ किंग्स। तो देखो मीन नंबर ऑफ किंग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमको निकालना पड़ता है। क्या फॉर्मूला होता है कि एक्स आई इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा एक्स आई पी आई। ठीक है, तो ये एक्स का मतलब होता है कितने नंबर है, जैसे जीरो लग रहा है तो पहले जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी इसकी 100, ठीक है, फिर प्लस के अंदर यहाँ पर दूसरे कितनी है, हम किंग एक ले रहे हैं, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली हमने 32/221, प्लस 2 किंग लेंगे मतलब थर्ड वाला, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास 1/21, तो ये चीज़ तो कट जाएगी जीरो, और इन चीज़ों को एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 34/221। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। और हाँ, मुझे पता है कि क्वेश्चन बड़ा हो गया, बट ऐसे ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं कर सकते क्योंकि टफ पड़ेगा। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन देखो ऐसा है कि अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो बेसिक बेसिक अगर नहीं आते तो आप इस पर डेफिनेटली फंस जाओगे। कैसे, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द वेरिएंस, मतलब हमको निकालना क्या है, प्रसरण निकालना। क्या निकालना, प्रसरण, मतलब वेरिएंस निकालना। वेरिएंस निकालने के लिए पहले मुझे एक फिक्स फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, मतलब एक्स की। एक्स की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे कि 4 + 8 को प्लस कर देंगे, उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 12/2 करूंगा तो कितना आएगा 6। 8 + 12 कितना होता है हमारे पास 18, 18 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 9। ठीक है, मतलब वापस चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में से मैं 2 करूंगा तो 6 आ जाएगा, फिर अच्छा ये 20 हो जाएगा ना, सॉरी, तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, 12 + 16 कितना होता है 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14, क्योंकि 4 का डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ पर 4 ये 18 ही आएगा, क्योंकि 36 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई क्वेश्चन में 3, 6, 4, 7। ठीक है, अब मुझे देखो मीन इन्होंने निकाल के दे दिया है। ठीक है, मीन क्यों निकाल के दे, क्योंकि मीन की हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जब भी हम वेरिएंस का फॉर्मूला निकालते हैं तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कि वेरिएंस इज इक्वल टू हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स आई, मतलब ये होता है सिस्टम। अब यहाँ पर एक्स आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई मतलब पहले 6 फिर 10 फिर 14 फिर 18, तो एक्स आई, फिर बाद में एक्स बार क्या होता है हमारे पास मीन। तो हमको मीन दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक्स आई माइनस एक्स बार। तो देखो अब मैं 13 को मतलब 6 में से 13 माइनस करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास आई थिंक, और हाँ ये इस फॉर्मूले में एफ आई मल्टीप्लाई भी है, ठीक है ना, ये भी करते आगे, तो ये एफ आई है। अब इसके अंदर 6 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 7। ओके, फिर वापस 3, ठीक है, फिर ये माइनस करेंगे, माइनस का ये माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो 5। अब मुझे पहले बताया था आपको कि क्या निकालना है कि एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो दिस इज 49, दिस इज 9, दिस इज 1, दिस इज 25। अब मुझे इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एफ आई से मल्टीप्लाई मतलब 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 147 आ जाएगा। 6 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 54, फिर 4 को 1 से करूंगा तो 4 आएगा, और 7 को 25 से करूंगा तो 175 आ जाएगा। अब इन सबको मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो देखो ऐड करेंगे तो 4 4 8, ठीक है, 8 और 7 आ जाएगा 15, और ये 5 20, 2 आ जाएगा, फिर 2 इसमें प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 6, 6 + 5 हमारे पास हो जाएगा 6 + 5 11, 11 + 7 हो जाएगा हमारे पास 18, फिर यहाँ पर ऊपर 1 चला जाएगा तो आएगा 380। तो 380 क्या हो जाएगा हमारे पास सिग्मा, मतलब एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब मीन का होल स्क्वायर। तो 380 तो हो गया ये वैल्यू, और एफ आई की वैल्यू पता करनी, तो इन सबका एडिशन कितना होगा, देखो 6 + 4 10, 10 तो 20 हो जाएगा, बस ये डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 19। देखो ये जो फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इम्पॉसिबल है करना, फॉर्मूला याद करो तो आपका हो जाएगा, नहीं तो आप फंसते जाओगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 24th क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेडर बॉट अ कंसाइनमेंट ऑफ पोटैटोज एंड ऑनियन फॉर 25,000. He sold a potato at a gain of 30% and onion at the loss of 10%. The overall he gained 20% on overall. मतलब कहने का ये है, एक व्यापारी है, 25,000 रुपये में उसने आलू खरीदे, और मतलब आलू और प्याज 25,000 रुपये में खरीदे उसने, ठीक है, दोनों मिला के। अब उसने आलू को 30% लाभ पर और प्याज को 10% हानि पर बेचा, फिर उसका जो कुल जो लाभ मिला उसको कुल पूरी मतलब चीज पे 20% मिला। तो हमको पता करना है कि आलू की कितनी रेट है। कहने का मतलब है, मैं मान लेता हूं कि आलू की मतलब पटाटो की जो प्राइस है जो है पी,
फिर बाद में बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास मतलब प्याज है उसकी प्राइस है ओ, इन दोनों को मिला के कितना पैसा हो रहा है 25,000। भाई पहला कॉन्सेप्ट तो यही है। अब ये बोल रहा है कि इसने पोटैटो को 30% प्रॉफिट में लॉस मतलब सेल किया, तो 30% प्रॉफिट में मतलब 30% ऑफ पोटैटो प्लस अनियन को कितना लॉस किया इसने 10%, तो ये माइनस हो जाएगा कितना 10% ऑफ अनियन। ठीक है, तो इस अनियन को, चलो मैं अनियन को चेंज करके वाई लिख देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा, तो मैं इसको वाई कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट 20% ऑफ ओवरऑल, तो इसका 20%, तो इसका 10% कितना हो गया 2,500, 20% कितना हो गया 5,000। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3p माइनस वाई, और 10 में ऊपर एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 5,000, मतलब 50,000। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, पहली इक्वेशन इससे बनी और दूसरी इक्वेशन इससे बनी। अब इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करूंगा, दोनों को मैं क्या कर दूंगा प्लस कर, तो 4p इज इक्वल टू वाई वाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 4, फिर 35 के अंदर आ जाएगा अपने पास 8 एंड 32, फिर 30 आ जाएगा भाई, 35 में 32 आ जाएगा, फिर 30 में आ जाएगा हमारे पास 7 टाइम 28, अब 28 आ जाएगा, फिर हमारे पास हाँ फिर 20 आ जाएगा 25, तो 50, तो एक पोटैटो की जो प्राइस है कितनी होगी 18,750। क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है, यस, बस तो सिंपल सा चीज है। मतलब पोटैटो ऐसा नहीं लिखा हुआ है 10-15 पोटैटो है 10-15 अनियंस है, ये बोल रहा है कि एक पोटैटो एक अनियन दोनों मिला के 25,000 प्राइस है। अगर पोटैटो 30% प्रॉफिट में बिकता है और 10% घाटे में क्या बिकता है अनियन, तो दोनों का जो कंबाइंड ओवरऑल कितना गेन बन रहा है पीस, तो 25,000 का 20% तो निकाल रहा है मैंने, और दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दिया, सिंपल चीज है। आगे बात करते हैं द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है थोड़ा ढंग से देखती है। यहाँ लिखा हुआ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर इज 15। इफ 10 इज रिप्लेस्ड बाय 19 देन द न्यू रेशियो ऑफ द न्यू मीडियन टू द गिवन मीडियन इज व्हाट। मतलब अवरोही क्रम में व्यवस्थित 52 से लेके जो लिखा हुआ है प्रेक्षणों का माध्यक 15 है, मतलब मीडियन इतना है। यदि 10 को 19 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब नए माध्यक का दिए गए माध्यक से अनुपात होगा। मतलब हमको ये पता करना है। अब देखो बड़े से छोटा हमको यहाँ पर करा हुआ इसको अरेंजमेंट, ठीक है, तो मुझे इसका मतलब नहीं है, देखो एक्चुअल में मीडियन में क्या होता है छोटे से बड़ा होता है, तो देखो बड़े से छोटा किया छोटे से बड़ा किया, तो अरेंजमेंट तो परफेक्ट किया हुआ है। अब मुझे बताया गया कि इस चीज का मीडियन मतलब माध्यक दिया हुआ 15, तो मीडियन कैसे निकलता है देखो पहले मैं बताता हूं। अगर मीडियन मतलब जो टोटल हमारे पास संख्या दी हुई है वो अगर टोटल वैल्यूज 8 मतलब इवन है या ऑड है, चलो मैं मानता हूं ऑड है, तो उसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो हमारे पास होता है। तो पहले चेक करते हैं कितनी चाहिए, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया ऑड, मतलब इवन आ गई, तो ऑड का सिस्टम बैठेगा नहीं। इवन में क्या होता है कि जो बीच वाली दो चीज होती है इन लोगों को ऐड कर दो और इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब x+7 प्लस x+3, ये मैंने दोनों को ऐड किया, इसको डिवाइड बाय 2 किया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x+10/2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास x+5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा माध्यक या मीडियन। और ये हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ x+5 की वैल्यू 15 दी हुई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अगर यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगी तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो मैंने यहाँ दो वैल्यू निकाल दी। अब ये बोल रहा है कि 10 को अगर मैंने 19 से रिप्लेस कर दिया, मतलब मैंने 10 को यहाँ हटा दिया और 10 को मैंने बोला कि यहाँ से हटा के मैं 19 मानता हूँ, तो अगर मैं इसको 19 पारूंगा तो अब नया जो मैं सजाऊंगा तो ये 45 28 21, तो यहाँ जो 17 है ना 17 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 19 आ जाएगा, 17 आगे खिसक जाएगा, 13 आगे खिसक जाएगा, 7 और 3 2, मतलब जो ये 13 था ना ये 13 यहाँ से इधर आया, 17 इधर आया और 19 कहाँ चला गया 21 से पहले, मतलब 21 के बाद में, क्योंकि 19 17 से बड़ा है तो 17 से पहले आएगा। तो ऐसा अरेंजमेंट होगा। अब मुझे पता करना है कि नया मीडियन क्या आएगा, तो नया मीडियन में भी सेम चीज़ है, ये चार को छोड़ के बीच वाले दो को एडिशन करके डिवाइड बाय 2 कर लो, तो ये दोनों का एडिशन करूंगा तो कितना आएगा 6 हो जाएगा 36, 36/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 18 हमारे पास आ जाएगा आंसर मीडियन। और पहला मीडियन कितना था ये, रेशियो क्या पूछा है कि नया मीडियन से पुराना वाला रेशियो न्यू मीडियन तो गिवन मीडियन, तो गिवन मीडियन नीचे आएगा और नया वाला कितना आएगा 8। इन दोनों का रेशियो निकालना है तो कितना आ जाएगा 6:5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब हमारे पास अभी हमने क्या किए 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, मतलब हमने आधा काम कंप्लीट कर दिया। देखो वीडियो काफी लंबी हुई, आप क्या करो वीडियो को 2x पे देख लो,
ठीक है ना, क्योंकि चीज़ फटाफट नहीं मिली, मैं आपको पूरा थोरोली एक्सप्लेन करूंगा, मतलब ऐसा छोड़ नहीं रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमने एक तरह से कह सकते हो ब्रेक हो गया, मतलब एक तरह से 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अगले हमारे 15 क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा 26 मतलब 226 क्वेश्चन नंबर देखिए। तो क्वेश्चन में क्या है, मुझे ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके अंदर बी हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हमको 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, टेन ए की वैल्यू कितनी दी हुई, 1/√3। तो टेन ए की वैल्यू 1/√3 मतलब इसके सामने वाला क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या आ जाएगा ये। तो इससे क्या निकलेगा, मेरे को यहाँ से इसका जो हाइपोटेनस हो कितना निकलेगा, √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 + 3 कितना 4, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि साइन ए कॉस सी, तो साइन ए निकालूंगा तो देखो ये वाला एंगल है। ठीक है, साइन ए का मतलब कितना होता है कि 1/2, ठीक है, इंटू कॉस सी, तो सी का निकालूंगा कॉस तो मतलब 1/2 ही आएगा। ठीक है, प्लस के अंदर कॉस ए मतलब हमारे पास √3/2, और साइन सी मतलब ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो एग्जैक्ट चीजें अब इन दोनों को एडिशन करेंगे तो 1/4 + 3/4, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो चीज़ है क्वेश्चन इस टाइप से इजीली सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक ट्राइंगल निकालो, ट्राइंगल के अंदर क्या जो जो चीज़ें दी हुई उस चीज़ को एनालिसिस करो। अगर आप चीज़ को एनालिसिस नहीं करोगे तो आप उसमें क्या कर दोगे, ट्रैप में फंसते जाओगे। तो देखो मेन काम ऐसे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि डेटा आते तो बहुत आसान है, लेकिन आप फंस जाओगे ना तो फिर आप अटक जाओगे। ठीक है ना, तो मेन चीज़ क्या आपको इस चीज़ से निकलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 27 क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹7500 एट 10% पर एनम, ठीक है, ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इफ मनी बिकम्स 9075 ऑन द सर्टेन टाइम देन फाइंड हाउ मच इंटरेस्ट ही गेट इफ द सेम मनी ही इन्वेस्ट एट द सेम रेट और इंटरेस्ट फॉर सेम टाइम ऑफ पीरियड एट सिंपल इंटरेस्ट। कहने का मतलब है एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर पे ₹7500 को का निवास करता है। ठीक है, यदि एक निश्चित समय के बाद धनराशि ₹9075 हो जाता है तो ज्ञात कीजिए कि उसे कितना ब्याज मिलता है यदि वह उसी धनराशि को किस पे लगावे, सिंपल वाला जो जो अपना ब्याज होता है उस पर लगावे, समान ब्याज। तो देखो सिंपल सा चीज है, मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ये हमारे पास निकला। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हमारे पास, ये मूल है। ठीक है, इनटू हमारे पास 1 + 10% इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है हमारे पास टी, जो हमको पता करना है। तो अब टाइम पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं इसको डिवाइड कर लूंगा। तो 9075 अपॉन में 7500, यहाँ पर जब करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 11/10 की पावर टी आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से, सिंपल सा चीज़ है। तो जब 5 से करूँगा 5 × 1 = 5, 40 आ जाएगा 8 टाइम, ये 1 टाइम आएगा, ये 5 टाइम आएगा। ठीक है, यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 250। ठीक है, 2500 आ जाएगा। फिर वापस 5 से करेंगे तो दिस इज लाइक 3 टाइम, ये आएगा 6 और ये आएगा 3, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 250। फिर हमारे पास कोई कटता है वैल्यू, तो यस देखो देख से काट सकते हैं कि कटने में तो ऐसा है कि यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है ऊपर, और नीचे देखो 25 आ रहा है। ठीक है, अब नीचे मैंने देखो 5 से काटा ना तो 250, ठीक है 250 आ रहा है। तो चलो देखते कोशिश करते हैं इसको करने की। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या किया कि नीचे ना देखो उसको 5 से डिवाइड किया ना तो 75 का क्या 1 आ जाएगा, फिर 25 500 आएगा। ठीक है ना, तो ये गलती थोड़ी सी करी थी तो उसको ध्यान रखना। यहाँ आएगा 300, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 121, और यहाँ पर आ जाएगा 100। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये 11/10 जो आर एच एस में टी है, ये बराबर कितना हो जाएगा 121/100, जो कि 11/100 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब समय कितना हो गया 2 साल। तो हमको टाइम पता चल गया। हमको क्या पता करना है कि जो सामान्य जो इंटरेस्ट है, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकल रहा है सेम रेट पे। तो सेम हमारे पास ये हो गया। ठीक है, इस पर रेट हमारे पास दी हुई 10% और टाइम दिया हुआ दिए। अब मुझे निकालना इसका सिंपल इंटरेस्ट। ये 00, ये 00 कट गया, ये आ गया हमारे पास कितना 20 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। तो 1500 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1500, मतलब सामान्य ब्याज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर एंड x स्क्वायर एंड y स्क्वायर एक्सप्रेशन दिस आर ए बी सी। तो हमको पता करना a - 2b। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यदि व्यंजक जो हमको दी हुई है इसमें से x स्क्वायर और y स्क्वायर के गुणांक क्रमांक a b c है, तो हमको ये वाली वैल्यू पता कर। तो सिंपल सा चीज़ है, इसको मुझे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 आ जाएगा कितना 9x स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, आई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा
एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 2x² वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा कितना 2x² वाई स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा 2y²। अब सबको एक जगह रख देना है, तो मतलब x² वाई स्क्वायर एक जगह रख देता हूँ। तो x² वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 9 हो जाएगा हमारे पास 13x² वाई स्क्वायर। फिर बाद में सिर्फ x² की बात करूँ तो x² के बारे में ये 2 है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x², और हमारे पास y² वाला ये है। तो यहाँ से a की वैल्यू 13 निकल रही है, b की वैल्यू कितनी निकली, b वाला क्या है x² वाला है, तो b की वैल्यू है 5, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2। हमको निकालना क्या है कि a - 2b + c ये निकालना है। तो a की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर 13 - 10, और ये आ जाएगा 2। तो 12 13 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डायरेक्टली आंसर आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 25%, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है ये हमको कितनी दी हुई है 25%। What will be the compound interest of 8,800 for 1 year if the interest is compounded semi annually, मतलब हाफ ईयरली। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। अब आप सोचो ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि 25% की तो आपने क्या डाला सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं हाफ ईयरली की, मतलब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप में बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास 12.5%। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा, हम बात करें 1 साल की टाइम हो जाएगा ये 2। क्यों, क्योंकि 1 साल की बात करेंगे जब आधा कर देंगे तो 6 महीने के 2 स्लॉट हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टाइम को हमको 2 लिखना पड़ेगा। अब आगे बोला है कि मैं किसका करूं कि वैल्यू हमारे पास ये आ जाए। तो देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 25% कितना होता है, देखो अगर मैं इसको रेशियो करूं तो 1/4 होता है, तो 12% करूंगा तो 1/8 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 2 टाइम कर रहा हूं तो 8 का स्क्वायर कर लेता हूँ 64। 64x में मान लेता हूं कि हमारे पास क्या है ये p है। ठीक है, इस पे मैं बोल रहा हूं कि 1/8 मतलब 1/8 का मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूं पहले साल, मतलब पहले 6 महीने पे, तो कितना लगेगा हमारे पास 8x। फिर यहाँ बोलूंगा वापस 1/8 मतलब दूसरे 6 महीने पे, तो कितना लगेगा वो भी 8x। तो ब्याज का ब्याज भी निकालना पड़ेगा, तो वो हमारे पास कितना आएगा 8x। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, देखो ब्याज टोटल हो गया 16 + 17x। तो ये 17x हुआ ना, ये 17x की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 8 ये। ठीक है, तो 17x की वैल्यू दी हुई है 8800। अब हमको पता है कि अच्छा, तो देखो ऐसा करना, ये क्वेश्चन को एक बार आप स्किप कर लेते, मतलब स्किप नहीं करते मैं, हमको पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट, अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट लेके चल रहे, तो इस पैटर्न से नहीं करना, अपन ये करते हैं कि हमको निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट किसका है 8800 इसका निकालना है। तो देखो पहला साल के अंदर एक तो लगा 1/8, तो 1/8 कितना हो जाएगा 100। फिर अब दूसरे 6 महीने के लिए कितना लेगा वापस 1/00। अब इसका 1/8 हमको निकालना पड़ेगा, तो 1100 का 1/8 हमको वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कितना करेंगे, देखो 550 हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 को जब करूंगा मैं तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 7 5। ठीक है, तो जो वैल्यू कितनी आएगी 2 को डिवाइड करूंगा 13, और ये आ जाएगा हमारे पास 7.5, तो कितना आ जाएगा एक, ये आ जाएगा। अब जो ये वैल्यू है हमको ये वैल्यू प्लस करनी है, और यही आंसर है, कितना आ जाएगा 2200 + 137.5। तो ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2, तो 2337.5 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो जो कि आंसर हमारे पास बी है। वो पहला मैंने इसलिए मेथड किया था कि पहला अगर वो तब होता है जब हमारे पास जो पी होता है वो दिया हुआ नहीं होता, बट यहाँ पर क्वेश्चन ढंग से पढ़ा तब ध्यान पड़ा कि पी हमको तो दिया हुआ है, अगर पी दिया हो तो सिंपल सा जो मेथड लगा दिया। आपको ये चीज समझनी है कि 25% का 1/4 किया, तो मतलब अगर हाफ ईयरली की बात करूंगा तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आधा हो जाता है, तो आधा होगा तो 1/4, 1/4 का आधा कितना होता है 1/8। तो 1/8 से मैंने इसको सोल्यूशन किया, क्योंकि अगर आप 25% 12.5% करोगे तो आप फंसते जाओगे, तो आपको ये रेशियो भी याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द एज ऑफ राम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज इज 23 ईयर्स एंड द एज वॉज 25 ईयर्स व्हेन ही गॉट हिज फर्स्ट बेबी। मतलब राम की जो एज है 23 साल थी, कितनी थी जब उसकी मैरिज हुई थी, एंड द एज वॉज 25 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही गॉट हिज फर्स्ट बेबी। तो 2 साल बाद में, मतलब 24 साल का हुआ, उसके बाद में 25 साल का हुआ, तब उसका क्या हो गया बेबी। उस टाइम बेबी की एज कितनी थी 0 ईयर्स। ठीक है, अब द प्रेजेंट एज ऑफ राम, मतलब आज की जो एज है राम की वो ट्वाइस द एज ऑफ ट्वाइस दैट द एज ऑफ व्हेन ही वाज मैरिड, मतलब 23 टाइम पे, मतलब 46 है। तो आज की जो इसकी एज कितनी है 46,
तुमको पता करना है आज के टाइम में बच्चे की कितनी एज है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या दिमाग लगाना है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब जब ये बच्चा पैदा हुआ था तब मतलब जो राम की एज कितनी थी, इसमें बताया 25 साल थी। तो बस इसमें से 25 साल माइनस कर दो, 21 साल। तो राम के जो बच्चा है ना आज के टाइम में, ये सन लिख देता हूँ, इस सन की एज कितनी हो जाएगी, 21 साल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब देखो सिंपल सा है कि जब राम की शादी हुई थी तो 23 साल का था, जब उसकी 2 साल बाद में इसका एक बच्चा हुआ जब वो 25 साल का था। तो आज अगर राम की जो एज है ना वो 46 साल है, तो आज के टाइम बच्चे की एज कितनी हो जाएगी, तो बस 46 में से 25 माइनस कर दो, क्योंकि 25 साल ही तो बड़ा है राम अपने बच्चे से। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21 साल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 5 लीटर ऑफ मिल्क वॉज ड्रॉन फ्रॉम द मिल्क कंटेनर एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर, ठीक है। आफ्टर दैट 5 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज ड्रॉन फ्रॉम द कंटेनर एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। द रेशियो क्वांटिटी ऑफ मिल्क नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर टू दैट ऑफ द टोटल सोल्यूशन इज दिस। हाउ मच मिल्क डिड द कंटेनर होल्ड ओरिजिनली। मतलब एक दूध के कंटेनर में 5 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया, मतलब 5 लीटर दूध निकाल के 5 लीटर पानी डाल दिया। उसके बाद कंटेनर में 5 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह पानी 5 डाल दिया, मतलब वापस 5 लीटर के अंदर जो मिश्रण है, पहले तो सिर्फ दूध निकाला था अपन ने, अब क्या निकाला अपन, मिक्सचर डाल रहे दूध और पानी का, उसमें से 5 लीटर निकाल दिया और फिर वापस पानी डाल दिया। अब कंटेनर में जो दूध बचा है ना उसकी मात्रा और कुल विलयन की मात्रा से का अनुपात हमारे पास 16:24 25 है। हमको पता करना है कंटेनर में मूल रूप से कितना दूध था, मतलब पहले कितना था ओरिजिनली। तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। कैसे, तो देखो ये क्वेश्चन जो ऐसा है, इस क्वेश्चन को अगर मैं कॉन्सेप्चुअल कराने लगूँ ना तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो एक इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप अच्छी तरह से लिख देना, दैट रिमेनिंग मिल्क इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल मिल्क क्वांटिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट अपॉन के अंदर टोटल अमाउंट, ठीक है। और ये जितनी बार प्रोसेस करेंगे उसको मैंने एल मोल दिया, तो मतलब अगर 3 बार कर रहा हूं तो 3 बार 3 एल लग जाएगा, 1 बार करो तो 1 लगेगा। अब देखो रिमेनिंग अमाउंट मतलब कि नाउ अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेनिंग अमाउंट का कितना रेशियो दिया हुआ है 16, तो मैं इसको मान लेता हूँ 16 इंटू पी मान लेता हूँ। मैं रेशियो को एक्स मानता हूँ तो यहाँ पर पी मान लेता हूँ। यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन कितना हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी में था वो कितना है 25, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट, अब टेकन अप कितने निकाले अपन, बाबा निकाले 5 लीटर। टोटल अमाउंट कितनी है, देखो टोटल अमाउंट ऐसा है कि मैं टोटल अमाउंट को कुछ अलग से मान लेता हूँ। मैं मान टोटल अमाउंट हमारे पास एक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास 2 बार इसको दोहराएंगे, बस ये चीज है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 16 पी अपॉन में 25 पी, इसकी वैल्यू 1 माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर आएगी। ये पी से पी कैंसिल, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कटेगा तो ये 5/4 मतलब 4/5 आ जाएगा, ये 1 माइनस 5/x आ जाएगा। यहाँ से क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो 1 माइनस 4/5 या 1/5 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास टोटल अमाउंट थी वो कितनी थी, 25 लीटर थी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर लेके आ सकते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, आप एग्जाम में इसको फिर बहुत टाइम चला जाएगा, आपका फिर एकदम कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, अगर ये फॉर्मूला याद कर दोगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। लेट्स से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ओके। इनके नाम देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। हमारे पास सी का जो एंगल है वो 72 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 72 डिग्री, और डी का जो एंगल है ये दिया हुआ है हमारे पास 80 डिग्री। आगे लिखा हुआ बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी मीट एट पॉइंट पी, मतलब ए बी के समाद्विभाजक चतुर्भुज के अंदर बिंदु पी पर मिलते हैं। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जहां से भी बाइसेक्टर निकल रहा है वो 2 इक्वल पार्ट के अंदर एंगल को डिवाइड करेगा। तो ए का और बी का बाइसेक्टर, ये हो गया ए का बी का बाइसेक्टर, कहाँ मिल रहा है, पी पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू बराबर होगी, ये वाली वैल्यू बराबर होगी, ठीक है, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ। तो हमको पता क्या करना है कि एंगल ए पी बी क्या है, मतलब ए पी बी, तो हमको एक्चुअल में ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं क्या हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब भी हम कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं तो जो अपोजिट जो एंगल होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है।
तो क्या मैं एंगल ए पूरा निकाल सकता हूं? कैसे? इस ए की वैल्यू हो जाएगी 180 में से एंगल सी माइनस, ठीक है। तो 180 में से सी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 72। तो 72 जब माइनस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 108, ठीक है। क्या यहाँ से बी भी निकाल सकता हूँ? बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 180 माइनस डी, ठीक है। तो 180 में से कितने माइनस करेंगे? यहाँ पर डी हमारे पास कितना दिया? 80, तो ये कितना हो जाएगा? 100। अब मैंने बताया था कि ये जो ए पी बी ट्राइंगल है, इसमें ये दोनों जो बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर बराबर कर रहा है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, इसकी ए की वैल्यू मतलब इसकी आधी हो जाएगी, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 54, और इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 50। अब देखो, ट्राइंगल के अंदर 54 ये हो गया, ये 50 हो गया, तो क्या तीसरा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो 54 प्लस 50 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180। तो 180 में से मैं कितना माइनस करूंगा? 104। तो 104 जब माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 76, ठीक है। तो ये देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल ज्योमेट्री है। और कैसे आपको क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं इनके सम होते हैं 180 बराबर। वो चीज यूज करके मैंने ए भी निकाला, फिर ए का आधा क्या होता है? बाइसेक्टर, और बी का आधा बाइसेक्टर करके ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया। तो 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अब वो थोड़ा सा ढंग से पढ़ते हैं पहले, ठीक है। अ वुमन टुक अ लोन ऑफ 15,000 टू परचेज अ मोबाइल, ठीक है। एक औरत ने 15,000 रुपए का लोन लिया एक मोबाइल खरीदने के लिए, ठीक है। शी प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब उसने वादा किया कि 3 साल बाद में वो अपना पूरा पैसा दे देगी। अब कंपनी ने उसको सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 20% पर एनम पे डाला, ठीक है, फॉर द सेम। बट सडनली द कंपनी अनाउंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 25% पर एनम फॉर द लास्ट 1 ईयर ऑफ द लोन पीरियड। तो हमको पता करना है कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट शुड शी हैज टू पे ड्यू टू द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सा चीज है कि 15,000 है, इस पे 20%, ठीक है, 20% लगाता हूं मैं अगर पहले साल के लिए, तो कितना लगेगा हमारे पास? देखो यहाँ पर सिंपल सा चीज है, अगर 20% निकालूंगा 10% कितना होता है? 1500, 3,000 होता है, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर के अंदर मैं 20% का निकालूंगा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 3,000। और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 20%, तो यह कितना आ जाएगा? 600, क्योंकि 10% कितना होता है? 300। फिर अब तीसरे साल की जब बात करूंगा, अगर मैं सिर्फ तीनों साल 20% पे करूं तो 20% पे अगर करूंगा तो वापस 3,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा 600, और इसका इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा 600, और इसका भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हमको कितना? 20%। तो इसका 20% कितना हो जाएगा हमारे पास? 120, ठीक है। अब ये हमारे पास सब हो गया, ठीक है। हमको क्या पता करना है कि हमको सिर्फ ये वाला जो थर्ड साल में जो निकालना इसका डिफरेंस निकालना है कि थर्ड साल में 25%। तो जो 25% वाला सिस्टम होगा, तो ये 15,000 में वापस वही 3,000, और सेकंड ईयर में वापस 3,000, अगर 20% पर एनम है, ठीक है। यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, ये आएगा कितना हमारे पास? 600, ये भी 20%। अब तीसरे साल में ये बोल रहा है कि कंपनी ने अनाउंस कर दिया 25%। ये पहला इसलिए बताया कि अगर 25% अनाउंस नहीं करती तो 20 साल के हिसाब से 20% के हिसाब से क्या होता है। अब तीसरे साल में इन्होंने 25% बोल दिया, तो 25% कितना होता है? 1/4। 1/4 मतलब इसके आधे का आधा, तो 1500 का आधा कितना होता है? तो चलो ऐसा नहीं करते, इसका 20% है ना, तो 10% कितना? 300। तो अगर मैं प्लस करूंगा तो ये आएगा 4500। कैसे आएगा 4500? सिंपल सा चीज है, इसका 10% होता है 1500, 1500 का आधा कितना होता है? 750, ठीक है। तो अच्छा, 450 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3,750। 25% कितना होगा? 3,750। बिकॉज इसका आधा कितना हो जाएगा? 7,500। 7,500 का कितना हो जाएगा हमारे पास? 350 प्लस 25, तो 375 हो जाएगा, ठीक है। तो 375 मतलब 3,750 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? 25%। अब ये निकला तो इसका भी मुझे 25% निकालना पड़ेगा, पहले जो इंटरेस्ट का 25% कितना होता है? सिंपल से बात है 1/4। तो 3,000 का 1/4 कितना होता है? 7,500। फिर इस वाले का भी निकालना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 7,500, और इसका भी निकालना पड़ेगा 1/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 टाइम 50। बस इसका मुझे एडिशन करके इसके एडिशन को और इसके एडिशन को दोनों को मुझे माइनस करना है, और वही डिफरेंस आंसर है। तो यहाँ कितना दिख रहा है? देखो, 3,000 में से 1,200 और ये 120 प्लस करूंगा तो 0 2 3 4। यहाँ 3,750 में से 1,500 प्लस 150 प्लस करूंगा, 0 0 ऊपर 1 चला जाएगा, तो दिस विल बी आई थिंक ये 6 7, तो 4 ऊपर 1, ये 5। बस अब इसको मुझे यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1। तो डिफरेंस कितना निकला? 1,080। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए मैंने किस टाइप से किया है, ठीक है। इसको वापस वीडियो देखो आप ढंग से, किस टाइप से किया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है
कि अगर 20% के हिसाब से 3 साल का मैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज लगाऊं, तो उसमें जो चीज आ रही है, और अगर लास्ट वाले साल के अंदर 25% बढ़ा दिए, चेंज कर दिए स्कीम, तो उसके और इन दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा, हमको ये चीज निकालना, तो दोनों का अलग अलग तरह से मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अब देखो 10 पैकेट है शुगर के, ईच मार्क 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट। ठीक है, ये लिखा हुआ, if the packet is chosen at random then probability that the chosen pack contain more than 5 kg of sugar। सिंपल क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। मतलब चीनी के 10 पैकेट है जिनमें प्रत्येक 5 किलो के आसपास है। अब जब भी हम दुकान पर जाते हैं तो एग्जैक्ट 5 तो कभी होता नहीं, पॉइंटों के अंदर या कुछ ग्राम ज्यादा होते हैं या कुछ ग्राम कम होते हैं। ठीक है, तो निम्न भार में से मौजूदा 5.001, 5.50, जो जो हमारे पास 10 लिखे हुए, यदि एक पैकेट को इच्छित रूप से चुना जाए तो इसकी प्रायिकता क्या है कि चुने गए पैकेट का वजन 5 किलो से अधिक हो। मतलब प्रायिकता हमको ये निकालनी है 5 ग्राम से अधिक वाले कितने पैकेट है टोटल से। तो टोटल देखो 5 ग्राम से अधिक कितने हैं, तो एक हो गया, मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए टोटल 5। ठीक है, टोटल 5 हो गए, मतलब जो 5 से अधिक है, और टोटल हमारे पास कितने हैं 10 पैकेट, बस तो खत्म हो गया आंसर 1/2। बस इतना इजी था, इतना ही था। दिखने में लगता है बहुत तो अल्ट्रा मतलब खतरनाक क्वेश्चन होगा, इसका क्वेश्चन है नहीं खतरनाक। ठीक है, ऐसे ही आप अटेम्प्ट करो, फटाफट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, डायगोनल ऑफ ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब एक चतुर्भुज है, मतलब क्वाड्रिलेटरल बनाए थे अपन यहाँ पर, ये वापस मैंने चतुर्भुज बनाया। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पर आए, यहाँ से हम यहाँ पर आए। ठीक है, ये हो गया ABCD। ठीक है, ये सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे, मतलब तो प्रतिच्छेद क्या करते हैं P पे, बिंदु P पे। हमको पता करना है द एरिया ऑफ द, मतलब क्या लिखा पहले देखते हैं, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल APD, मतलब APD का ट्राइंगल का जो एरिया है 27 दिया हुआ है, और BPC का ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 12। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APB मतलब ये वाला मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं लेट्स से X इज, एंड CPD मतलब ये Y मान लेता हूं, ये दोनों बराबर है। तो हमको पता करना है कि APB का ट्राइंगल मतलब एरिया क्या होगा। तो मतलब कोई भी एक, मतलब या तो X की वैल्यू या Y की वैल्यू हमको यहाँ पता करनी पड़ेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आप इसमें क्या करिए कि इस चीज़ में आपको थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो आमने सामने वाले दो जो एंगल मतलब एरिया दिख रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और आमने सामने मल्टीप्लिकेशन दो दूसरे वालों का बराबर होता है। मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इंटू ट्राइंगल हमारे पास BPC, ये हमेशा बराबर होगा एंगल मतलब एरिया ऑफ APB मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ BPC। ठीक है, तो यहाँ पर ADB का एरिया हमको दिया हुआ कितना 27, या हमको दिया हुआ कितना 12, ये बराबर होगा X इंटू वाई, क्योंकि हमको पता है ये X स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि X और Y बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निकालें, X स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 12। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे कि कुछ कुछ चीज़ें मैं बाहर निकालूंगा, कैसे, या 9 इंटू 3 करूँगा और यहाँ 3 इंटू 4 करूँगा, तो क्या यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल 3 इंटू 3 इंटू 2 कितनी डिग्री है 18। तो अगर X की वैल्यू 18 है तो X क्या था APB का एरिया, पूछा क्या गया था APB का एरिया, तो सिंपल सा आंसर है जो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल क्या निकला 18। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका डायरेक्टली आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पर कहीं पे भी हमको चीजें लिखी हुई नहीं है, तो सीधा 18 आंसर वाला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखो बायोन्सी एंड लेडी गागा एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी का क्वेश्चन है। बायोन्सी सेड दैट शी विल इन्वेस्ट द होल अमाउंट ऑफ 45,000। ठीक है, बायोन्सी ने बोला कि वो पूरा 45,000 रुपया इन्वेस्ट करेगी। She make this deal on the condition that profit should be equally divided and Gaga pays interest to Beyoncé on the half of investment 10% per annum, but receive 120 per month for carrying on the concern. Find their total yearly profit when Gaga's income is one half of Beyoncé's income. अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। Beyoncé और लेडी गागा ने साझेदारी के साथ एक साथ काम किया। बायोन्सी ने कहा कि वह पूरी राशि 45,000 रुपए का निवेश करेगी, पूरी। वह इस सौदे की इस शर्त पे करती है
कि लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाए और गागा बायोन्सी को निवेश के आधे हिस्से पर प्रति वर्ष 10% ब्याज देती रहे, लेकिन वह 120 रुपये प्रति माह प्राप्त करती है। तो इनके कुल वार्षिक लाभ को ज्ञात कीजिए जब गागा और की आय बायोन्सी की आय से अधिक हो। तो देखो अब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसको थोड़ा सा ढंग से आप समझना पड़ेगा। कैसे? ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो फटाफट क्वेश्चन हो रहा है उस क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ मोटर वॉक टेक 2 hours to travel a distance of 9 kilometer down the current and it takes 6 hours to travel the current, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ करंट रेस्पेक्टिवली आर। मतलब एक नाव धारा के अनुकूल, मतलब उसी दिशा में चल रही है। मतलब ये अब मैं बात सकता हूँ x की वैल्यू u प्लस वी, ठीक है। ये 9 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 2 की स्पीड में, मतलब 2 घंटे में। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 4.5। फिर बाद में बोल रहा है कि टेक 6 आवर्स टू ट्रेवल करंट, मतलब इसको 6 घंटे लगेंगे प्रतिकूल, मतलब अपोजिट जाने, मतलब y की वैल्यू u माइनस वी। ये कितना लगेगा हमारे पास? कितना लगेगा? इट टेक 6 आवर टू ट्रेवल द करंट, ठीक है। तो सेम है, तो ये 9/6 है। अब 9/6 को मैं डिवाइड करूंगा तो देखो कितना टाइम है? 1.5, ठीक है। तो x और y की वैल्यू पता चल गई। हमको पता क्या करना है कि स्पीड ऑफ बोट, मतलब u और v की वैल्यू पता करनी है। तो u की वैल्यू कैसा? दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2, तो ये 6/2 कितना आएगा? 3। और जो v की बात करूंगा तो दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3, और 3/2 करूंगा तो 1.5। तो u v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 और 1.5 किलोमीटर पर आवर। बस यही तो आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 38th क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? देखो एक्चुअल में क्वेश्चन ये जो दिया हुआ ना इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा सा आपको बारीक सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ बैठ के क्या करूंगा, इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता रहूंगा लसअप करके, तो बहुत लंबा चलता जाएगा। टाइम खराब नहीं करना, हमको क्या करना है? इस चीज को ब्रेक करना है। एक एक चीज को ब्रेक करो, तो पहले इस चीज को ब्रेक करेंगे। कैसे? तो 3√2 है नीचे वाला, देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसके बीच में प्लस डाल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। तो नीचे वाली चीज मैं पहले लिख देता हूँ, लिख दी, ठीक है। अपॉन के अंदर इसका स्क्वायर मतलब 6 - 3। 6 - 3 कितना होता है हमारे पास? 3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा? √12, और यहाँ पर आएगा प्लस में √6। तो पहली वाली चीज तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। सेकंड बात करेंगे किसकी? 4√3। तो 4√3 में भी अब देखो 4√3 से पहले से मैं क्या कहूँगा, नीचे वाली चीज ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? ये किसी का स्क्वायर होता है। कैसे? यहाँ पर √2 है ना 12, इसको तोड़ो थोड़ा सा। इसको अगर मैं तोड़ूं तो यहाँ पर 2 × 6 कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर दूँ, कितना आएगा हमारे पास? मतलब √2 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर 8 आएगा। क्या 8 दिख रहा है? बिल्कुल। तो क्या ये नीचे वाली टर्म जो अंडर रूट में दिख रही है, ये √2 माइनस √6 का होल स्क्वायर है? बिल्कुल। तो होल स्क्वायर क्या कट जाएगा? कट जाएगा। तो नीचे क्या रह जाएगा अपने पास? ये रह जाएगा, क्या रहेगा? √2 - 6। या तो √2 - 6 करूं या 6 - √2 करूं, तो मैं 6 - √2 ही कर लेता हूं, ठीक है। 6 - √2 कर लेता हूं, ठीक है, तो थोड़ा बेटर रहेगा। अब मैंने 6 - √2 मतलब √6 - 2 कर दिया। अब इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वापिस। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम यहाँ करेंगे प्लस के अंदर √2 से। नीचे जब होगा तो हमारे पास 6 का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर -2, तो कितना आ जाएगा? 4। ये 4 इस 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? √18 प्लस के अंदर आ जाएगा कितना? 6, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी, और ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? माइनस के अंदर, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ। अब तीसरी वाली चीज सॉल्व करेंगे। तीसरी वाली चीज में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, यहाँ पर 3 प्लस √8, नीचे आ जाएगा कितना? 9 - 8। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू 1, ठीक है ना, क्योंकि देखो 9 में से 8 माइनस करूंगा तो 1 वैल्यू आ जाएगी। अब ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3/2 होने के बाद में अब मैं इसको क्या करूंगा? थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करूंगा। कैसे करूंगा मल्टीप्लीकेशन? तो इनको मैं अलग कर दूंगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/2, ठीक है। प्लस में आ जाएगा हमारे पास कितना? 3/2। अब √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या ऐसे लिख सकता हूँ? यस, तो 2 कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3√2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज आ गई। अब इन सब चीजों को मैं यहाँ पर आपस में प्लस कर लेता हूँ। प्लस करेंगे तो ये √6 है, ये √6 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 × 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। क्या मैं यहाँ पर 9 × 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और यहाँ पर तो 9/2 है ही है, और प्लस यहाँ √32 है, ठीक है। आगे देखते हैं सॉल्यूशन कि यहाँ पर जाएगा 2 × 3, क्या आ जाएगा? क्योंकि 4 का तो होता है 12, तो 4 का कितना आ जाएगा? 2, ये 3 माइनस, देखो यहाँ पर 3 × √2 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 4.5, और यहाँ आ जाएगा 3
√3, ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी। अब मुझे ये चीज़ निकालनी, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, इसका डबल करना है तो 464, ऊपर 1 डालेंगे तो ये आएगा 3। ठीक है, अब इसके अंदर से मुझे 4.500 ऐड करना है तो 4697, तो 7.96 हमारे पास लगभग आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको नियर अबाउट 8 लिख सकता हूँ। कितना लिखूंगा 8, क्योंकि देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो देखो आएगी नहीं, यहाँ लिखा हुआ है क्लोज एट, मतलब पास पास से बताओ। तो अगर 7.9 चीज लिखी हुई है तो उसको मैं 8 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आंसर आ गया। आप ऐसे सॉल्यूशन करोगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बार है, तो मैं बार ग्राफ बना के पहले बताता हूँ, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमको एक बार ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल दिए हुए हैं, PQRST, और इन सब के टोटल नंबर जो हार्ट पेशेंट्स है हर एक के अंदर अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो आपको पॉइंट दिख रहा होगा। देखो एक तो टोटल पेशेंट दिया हुआ जो ब्लैक वाला है, जो सबसे बड़ी वाली लाइन है। ठीक है, तो ये ब्लैक वाली है ना, ये वाली ब्लैक वाली लाइन, ये तो टोटल पेशेंट है। और जो ग्रीन वाली लाइन है ये हमारे पास क्या है, ये हार्ट पेशेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन विच हॉस्पिटल इज द नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पेशेंट इज द लोवेस्ट। मतलब टोटल नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट टू टोटल मतलब पेशेंट है कितने लोवेस्ट है। तो एक तरह से इन सब का मुझे रेशियो निकालना, मतलब परसेंटेज निकालना है। तो देखो परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर पहले निकालता है 240 अपॉन में कितना आएगा 1200, मुझे इसका परसेंट निकालना है। फिर यहाँ पर 60 अपॉन में 800, इसका मुझे परसेंटेज निकालना है। देखो यहाँ पर मैं आपको करके बता रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको बहुत फटाफट करना पड़ेगा, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट इज 400 अपॉन में 600 इंटू 100, एंड द लास्ट विल बी आई थिंक 250 अपॉन में 2000 इंटू 100। तो ये देखो आंसर मुझे पता है कौन सा दिख रहा है, बट तो अभी चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या देखते हैं एक बार सोल्यूशन देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो मुझे ध्यान पड़ गया कौन सा है, अभी मुझे पता चल गया पहले से, ये 00 काट लूंगा तो ये हमारे पास कितना दिखेगा, देखो 20%। ठीक है, यहाँ पर 00 काट दूंगा तो 60 अपॉन 80 आएगा। तो देखो इसके आधे का आधे का आधा, तो 7.5% होगा ऑलमोस्ट। कैसे देखो, 8 का मतलब क्या होता है कि आधे के आधे का आधा, मतलब इसका आधा करेंगे 30, ठीक है, उसका आधा करेंगे 15, तो वो तो हो गया 4। फिर आप इस आधा करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा 7.5%। फिर बाद में यहाँ बात करेंगे 00 कट जाएगा, 14 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो देखो डेफिनेटली ऐसा होगा कि यहाँ पर 100/7 आएगा, और ये 14.28 के आसपास होता है, तो ये ज़्यादा ही होगा। यहाँ डिवाइड करेंगे, ये करेंगे तो 6 को जब डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना हमारे पास 200 करेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 18% ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये 00 कट जाएगा, ये 00 कट जाएगा, तो ये 12 पॉइंट। सबसे कम कहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ पर, तो P और Q का दिख रहा है सबसे कम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा C। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो इसको भी आपको अटेम्प्ट इस तरह से करना है, कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना। ठीक है ना, हर चीज क्वेश्चन जो भी आएगा आपको फटाफट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक हमको पाई डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, पाई चार्ट दिया हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में हमको यहाँ पर परसेंटेज लिखे हुए हैं, कितने परसेंट लोगों ने मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन एग्जामिनेशन टोटल मार्क्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आर 1800, मतलब टोटल सब सब्जेक्ट का मिला के 1800 मार्क्स हमारे पास बनते हैं। हमको पता करना है कि फाइंड द मार्क्स सिक्योर बाय द स्टूडेंट इन हिंदी। हिंदी का कितना है 24%, तो 1800 का 24% हमको वैल्यू निकालनी है। सिंपल चीज है, तो 2400 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 4 जा कितना आ जाएगा 72, 18 टू 36, 36 में ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 432। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 432। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और एक क्वेश्चन था उसको मैं चलो आपको स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बिकॉज टाइम लिमिट ज़्यादा हो गई है। 2-3 क्वेश्चन और थे उसको मैं करा लूँगा, बट देखो टाइम लिमिट हो गई है तो मुझे स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ कवर करा दूंगा मैं। ठीक है, आपका एक ही काम है, टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा चैनल है VK² SSC, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ पर जाके चेक करो, और जो भी मैं चीज़ें डालता हूँ सबकी PDF वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।